नमस्कार, मैं अनुज कुमार। आप देख रहे हैं नेशनल चौपाल और इस वक्त आप हाजिर हैं अनुज का शो में। इस वक्त हम बात करेंगे देश में जिस तरीके से बड़े मुद्दे को लेकर बात करते हुए हम नजर आएंगे। तमाम एक मुद्दे की अगर बात की जाए तो भारतवर्ष में जिस तरीके से भारत दैट इज इंडिया, जो हमारे संविधान के आर्टिकल नंबर 1 में ये सारी चीजें अंकित हैं, यानी भारत का नाम इंडिया भी है और भारत भी है। तो जिस तरीके से लेकिन मौजूदा जो राजनीतिक परिस्थितियां हैं, उन परिस्थितियों में अगर देखा जाए तो दोनों नामों को लेकर लगातार भूचाल मचा हुआ है। और नाम के भूचाल को लेकर तो कहीं ना कहीं से खबरें आ रही कि शायद इंडिया शब्द को रिमूव करके भारत शब्द को रखा जाए। इस तरीके की तमाम जो खबरें हैं और लगातार जो देश की बड़ी बड़ी जो हस्तियां हैं, फेमस हस्तियां हैं, वो लगातार इस पे बयान देती हुई नजर आ रही हैं। अगर बात की जाए तो एक सबसे पहले मैं आपके साथ कुछ हस्तियों के बयान आपके साथ साझा करना चाहूंगा। उनमें से अगर बात किया जाए वीरेंद्र सहवाग की, तो ये पूर्व क्रिकेटर हैं हमारे देश के, और उनका एक बयान आता है कि हम भारतीय हैं, इंडिया अंग्रेजों का दिया हुआ गया नाम है भारतीय। और इसके साथ साथ ही उन्होंने कह दिया है कि भारतीय खिलाड़ियों के सीने पर इंडिया नहीं भारत हो। इस तरीके से भी उन्होंने मांग कर दी है। उसी के साथ साथ जिस तरीके से इस समय पर जब इंडिया और भारत शब्द को लेकर, इसके नाम को लेकर जब राजनीति हो रही है, वहीं बात किया जाए अमिताभ बच्चन के ट्विटर हैंडल से भी एक बड़ा बयान निकल कर आता है और वो लिखते हैं भारत माता की जय। इसके साथ साथ ये जो पूरा मामला शुरू हुआ, ये मामला शुरू होता है तब से जब से मोहन भागवत जी का एक बयान वायरल होता हुआ नजर आता है और उस बयान में वो कहते हुए दिखाई देते हैं कि इंडिया शब्द का प्रयोग बंद कर भारत शब्द के प्रयोग किया शुरू कर देना चाहिए। ये इस तरीके का जो मुद्दा है जहां पर भारत के इंडिया के इस नाम को लेकर लगातार लोगों में एक संशय बना हुआ है। लोग इस पर राजनीति करते हुए नजर आ रहे हैं और सोचने वाली ये बात है कि भारत की राजनीति जा किस साइड रही है, कि किस तरफ हम जाते हुए दिखाई दे रहे हैं और हम भारत और इंडिया शब्द के नामों को लेकर उलझे हुए हैं। और बात किया जाए अगर जिस तरीके से इंडस वैली की सिविलाइजेशन का शुरुआत होता है और इंडस वैली सिविलाइजेशन के शुरुआत के बाद से जिस तरीके से इंडस इंडिया शब्द का आता है, उसके साथ साथ हमारे जो इतिहासकारों की बात किया जाए, हिस्ट्री में अगर देखा जाए तो भारतवर्ष नाम का जो नाम भी आपको जुड़ा हुआ दिखाई देता। तो इस तरीके की तमाम बातें हैं और इस मुद्दे पर हम बात करेंगे। हमारे साथ में इस वक्त जो मौजूद हैं बहुजन समाज के महान चिंतक, जिनकी किसी पहचान के मोहताज नहीं है, हमारे साथ हैं अशोक अज्ञानी जी हैं और उनसे भी हम बात करेंगे और इस मुद्दे पर तमाम तरीके की बातें करेंगे। और उसके साथ साथ हमारे साथ जो मौजूद हैं दूसरे, वो कानून मामले के जानकार, सुप्रीम कोर्ट के जो अधिवक्ता हैं, बात किया जाए अभिषेक कुमार जी हैं हमारे साथ में। तो हम इस पूरे मुद्दे पर लगातार बात करेंगे और सबसे पहले हम उन सबको आपसे अवगत करा देते हैं, उनसे मिला देते हैं। तो सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस चैनल पर। धन्यवाद। सर, जिस तरीके से मौजूदा परिस्थितियां हैं, तो मैं बारी बारी से आप लोगों से सवाल लूंगा, क्योंकि जिस तरीके से मामला आया है भारत नाम को लेकर और इंडिया नाम को लेकर, लगातार लोगों में संशय है थोड़ा सा। तो इन नामों को लेकर हम कुछ सवालात हैं जो हमारी जनता जानना चाहती है, उस पर आपका पक्ष जानना चाहेंगे। तो सबसे पहला जो मेरा सवाल रहेगा वो अशोक अज्ञानी सर से रहेगा कि भारत और इंडिया के नाम को लेकर जिस तरीके से विवाद छिड़ा हुआ है, इस पूरे मामले को आप किस तरीके से देखते हैं सर? देखिए, पहले तो मैं आपके वीरेंद्र सहवाग जी को एक सलाह दूंगा। उन्होंने कहा कि भाई इंडिया शब्द का प्रयोग नहीं होना चाहिए जर्सी पर, या ये गुलामी का एहसास कराता है। तो भाई पहले तो सारे पैसे लौटाओ आप, क्योंकि जो क्रिकेट है ये अंग्रेजों का दिया हुआ है। इसको खेलते हुए तुम्हें शर्म नहीं आती, तुम्हें गुलामी का एहसास नहीं होता, तो कम से कम बात बोलते समय कुछ तो शर्म करो, कुछ तो सोचो कि जिस क्रिकेट ने, अंग्रेजों के बनाए हुए क्रिकेट ने तुम आज देश दुनिया में छाए हुए हो, पैसा कमाया अरबों खरबों रुपया, तुम्हें एक पहचान दी, तो तुम उस पैसे को और उस सब चीजों को लौटाओ, तुरंत के तुरंत लौटाओ। अगर तुम्हें अभी शर्म आने लग गई है या गुलामी नजर आने लग गई है। और दूसरी बात, अमिताभ बच्चन जी, भाई आप इतने बड़े अमिताभ बच्चन आप बने हो फिल्म इंडस्ट्री में, तो ये सिनेमा भी अंग्रेजों की देन है। ये तमाम सिनेमा अंग्रेजों की देन है। और जो आप कपड़े पहनते हो, जो भी टेरिकॉट के और जितने भी हैं, ये सब अंग्रेजों ने बनाए। तो इनको पहनते हुए या इसका सब पैसे का आनंद लेते हुए तुम्हें बेशर्मो शर्म नहीं आती जरा सी भी, कि आज तुम इस देश को गुमराह कर रहे हो, धोखा दे रहे हो।
और देखिए ये सिर्फ बेफजूल की बातें हैं। बीजेपी को पता है कि हम अपने मेन मुद्दों से हटा करके किस तरीके से हम लोगों को गुमराह करें, जिससे कि जो G20 आ रहा है अभी दुनिया भर में, इनका अभी जवाब देना पड़ेगा इनको। जैसे इन्होंने झुग्गी झोंपड़ियां ढक दी हैं, उनके वीडियो वायरल हो रहे हैं। जो गरीब हैं, मजदूर हैं, वो अब तकलीफ में आने वाले हैं। 3 दिन जो इनको निकालने भारी पड़ेंगे, 3 दिन जो दिल्ली बंद होगी, गरीब मजदूर जो रोज लाने वाला है, रोज खाने वाला है, उसको जो तकलीफ होने वाली है इस दिल्ली बंद होने से, उसको जो यहाँ संकट आने वाला है रोज से पहले, G20 से पहले एक इन्होंने ये इशू छोड़ दिया कि भाई इसको इंडिया जो शब्द है, इसमें गुलामी की वो आ रही है, बू आ रही है। तो इसलिए मैं इनसे कहना चाहता हूँ कि भाई मोदी साहब, अगर आपको गुलामी की वो आनी चाहिए, बू आनी चाहिए, तो पुलिस एक्ट 1860 को आप उसको पहले उसको बदलो ना, इसको चेंज करो। इस पुलिस को जो बनाया था अंग्रेजों ने, इस देश के क्रांतिकारियों को या नागरिकों को दमन करने के लिए, शोषण करने के लिए, जो इस देश की आजादी के लिए बात करते थे या अपने मूवमेंट को चलाते थे, उन सबको ये पुलिस के द्वारा प्रताड़ित किया जाना, उनको कष्ट देना, उनको तकलीफ देना। और उसके साथ साथ आईपीसी जो भारतीय दंड संहिता 1860 है, वो भी उसी समय 1860 की, और उसी पे आप चला रहे हो, दमन शोषण कर रहे हो। और जो ये भारतीय न्यायालय अधिनियम 1861 का, और जिसपे ये तमाम ये जुडिशरी न्याय प्रणाली देश की चल रही है, तो इनमें आपको भैया वो गुलामी नहीं दिखती है। आप भारत का संविधान 1950 में लागू हो गया फुल फ्लैश पूरे फोर्स के साथ। तो ये सब चीजें, ये कानून जो अंग्रेजों ने बनाए थे इस देश के दमन शोषण करने के, पुलिस को हटाओ, पुलिस एक्ट में भारी सुधार करो, और भारत के संविधान के अनुसार भारत, क्योंकि अब उस समय हम पराधीन थे, तो उन्होंने हमें हमारे ऊपर अत्याचार करने के लिए, कठोर दंड देने के लिए ये बनाया था, दमन करने के लिए। अब हमें सुरक्षा देने के लिए, हमें पुलिस से प्रोटेक्शन देने के लिए, पुलिस एक सेवा के रूप में, प्रशासनिक सेवा के रूप में वो होनी चाहिए, ना कि दमनकारी, शोषणकारी पुलिस। और उसी तरीके के चले आ रही है जिस तरीके से वो उनका व्यवहार था उस पुलिस का, उनके उनके सिपाहियों का, अधिकारियों का, जिस तरह का अब उस समय अपने दुश्मन नागरिकों के साथ जो व्यवहार था, वही अभी व्यवहार है। उसी तरह से वो अत्याचार करते हैं, थाने में ले जाकर के झूठे केस बनाते हैं, उसी तरीके से घूस लेते हैं, रिश्वत लेते हैं। और पुलिस अधिकारियों का अनियंत्रित पावर्स हैं 1860 के उस पुलिस एक्ट में। आईपीसी में दुनिया भर के झोलझाल हैं। और ये जो जेल अधिनियम 1894 का है, जो जेल बनाई गई थी उनको, लोगों को उसमें डाल करके प्रताड़ित करने के लिए, तो आज तो जेलों की जरूरत नहीं है भाई। आज तो जो हैबिचुअल, जो जो बिल्कुल जो अपराधी है, जिसकी प्रवृत्ति में है, या जो बहुत ही सीरियस रियर टू रियरेस्ट जो उसमें इन्वॉल्व है, उन्हीं को आप कहीं बंद करो, क्योंकि सुरक्षा देने के लिए। बाकी जो छोटे मोटे क्राइम है, उन क्राइमों के लिए तो जेल होनी नहीं चाहिए। उनमें तो उसी समय आपके पास प्रधान है, आपका पंचायत है, विधायक हैं, आपके पास इलाके के आप सांसद हैं, उनकी उनकी जी जमानत पर आप उनको छोड़ सकते हो। आज आधार कार्ड है, आज कहीं भी कोई जी आदमी जाएगा, अंगूठा भी लगाएगा, वहीं पकड़ा जाएगा। दुनिया भर जी की सर। आपके पास सीसीटीवी है, अत्याधुनिक आपके पास चीजें हैं। तो ये जेल खत्म करो, उनकी जगह विश्वविद्यालय बनाओ, स्कूल बनाओ, जी कॉलेज बिल्कुल। बनाओ। तो ये सब आपको आपको जेल वगैरह ये सब चीजें आपको पराधीनता के, या आपको गुलामी का, अंग्रेजों की गुलामी के प्रतीक नहीं दिखते। उसके साथ जी साथ जो हमारी सेनाएं हैं, जो जो तीनों बिल्कुल। सेना, इन तीनों सेनाओं के एक तो नाम, जो जाति पे अंग्रेजों ने नाम लिखे थे, कि कोई जी राजपुताना राइफल्स है, कोई जाट रेजिमेंट है, कोई फलानी रेजिमेंट है, टिकड़ी रेजिमेंट है, उसको खत्म करके आप भारतीय सेना के नाम में कि उसकी इन्फेंट्री 1, 2, 3, 4 जी इस तरह रखो। ये जातियों के नाम जो अंग्रेजों ने रखे थे उनको उठाओ। और दूसरी बात, जो ये अंग्रेजी सेना, जो जो सेना बनाई थी, जिस तौर तरीके से, नियम से बनाई थी, जो फौज के परेड करने का तरीका, जी ड्रेस पहनने का तरीका, अफसरों के जिस तरीके से डिक्टेटरशिप तरीके से काम करने का तरीका, उनको जो वहां पर इतना पैसा दिया जाता है, उनके क्लब, उनके गोल्फ कोर्स, उनके बार, उनके सब उनको दिए जाते हैं। तो वो सबको खत्म करके भाई भारतीय संविधान के हिसाब से अब उन तीनों सेनाओं को बदलो। आप उसकी फौज को तो इस्तेमाल करोगे, अंग्रेजों की पुलिस को इस्तेमाल करोगे, जेल को इस्तेमाल करोगे, उसकी न्यायिक व्यवस्था को
इस्तेमाल करोगे उसमें आपको परतंत्रता नहीं दिखती, गुलामी का आपको एहसास नहीं होता। इसी तरह बहुत सारी चीजें हैं। और सबसे बड़ी खतरनाक बात ये होगी कि अगर जी ये सर। इंडिया शब्द हटाते हैं संविधान में से इस नाम पर कि इनको गुलामी का एहसास हो रहा है, तो सबसे भारी नुकसान ये होना कि करेंसी बदलनी पड़ेगी, क्योंकि हर जी एक बिल्कुल। नोट पे इंडिया लिखा हुआ है और उसमें जी कम से कम 5 से 6 लाख करोड़ रुपए का खर्चा आएगा। और जी एक तरह से ये पूरी तरह से अघोषित ये दोबारा से नोटबंदी है, और जिसमें कि इतना नुकसान होना है, क्योंकि सिर्फ ये जो इंडिया लिखा हुआ है उस पे नोटों पे नहीं लिखा हुआ, जो बिल्कुल वहां पर बहुत भारी तादाद में जो चांदी के सिक्के या और बड़े बड़े सिक्के जो वहां पर रिजर्व बैंक में रखे हुए हैं, उनमें सब में इंडिया लिखा हुआ है, तो आपको तुरंत वो हटाना पड़ेगा। तो लाखों बिल्कुल। करोड़ रुपए की करेंसी का नुकसान होगा, लोगों में फिर हाहाकार मचेगा और ये तकलीफ होगी सारी चीजें। और दूसरी बात ये कि भाई आपको आपको कहते हैं ना गुल खाए और गुलगुलों से परहेज, कि भैया अब तुम कह रहे हो तुम्हें इंडिया नाम से तकलीफ हो रही है, तो ये सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट में जो अंग्रेजी में काम होते हैं इसको कैसे हटाओगे भाई? जो जी जितने जज हैं अगर इनको हिंदी में अगर ड्राफ्ट करके कोई एप्लीकेशन दे दी जाए ना हिंदी में, ये तो हमारे अभिषेक जी एडवोकेट साहब बैठे हैं इनको पता है, तो जज कहता है भैया अंग्रेजी में करके लाओ इसको, क्योंकि उनको हिंदी आती ही नहीं है, पूरा सिस्टम ही बिल्कुल। डिसॉल्व हो जाएगा पूरी तरीके से। तो ऐसी बहुत हम्म, सारी चीजें हैं जिनको कि मैं इसमें कहना नहीं चाहता, लेकिन मैं इसको देखना चाहता हूँ कि इनकी बातों पे ज्यादा जी जाए सर। नहीं, ये शोषा छोड़ते हैं। और जो इनके कुकर्म आगे ये जो G20 वगैरह में ये सारी चीजें से जो नुकसान होना है देश को, जो दिल्ली के लोगों को नुकसान होना है और आसपास के लोगों को जो तकलीफ सहनी है, वो 3 दिन इनको निकालना है। और 3 दिन की खुराक इन्होंने ये दे दी है इंडिया शब्द के इस पे करवा के 2-3 लोगों से जी स्टेटमेंट दे जी सर। करके, तो मेरा मैं इसको ज्यादा मेरा सीरियस नहीं ले रहा हूँ। जी सर। जी सर। मेरा सवाल जो अभिषेक सर आपसे भी यही सवाल रहेगा अभिषेक जी, कि भारत और इंडिया के नामों को लेकर जिस तरीके से ये विवाद है, इस विवाद को लेकर, क्योंकि आप कानूनी मामलों को ले जानकार हैं, तो इस विवाद को आप किस तरीके से देखते हैं सर? भारत और इंडिया के नाम को लेके कोई विवाद नहीं है। क्यों? क्योंकि जी संविधान की ये पहली आर्टिकल है, आर्टिकल 1 है। जी जी सर। और संविधान में जो भी आर्टिकल हम देखते हैं वो आर्टिकल संविधान सभा में सारी डिस्कस हुई और उसके बिल्कुल। विभिन्न पहलुओं पे विचार किया गया है। और विचार करने के बाद जो हमारे संविधानविद लोग हैं, जो उस समय के माने जाने विद्वान लोग हैं, उन्होंने जी सर। संविधान सभा में डिस्कस किया और डिस्कस करने के बाद ये फाइनल हुआ कि इंडिया दैट इज भारत शैल बी यूनियन ऑफ स्टेट। जी सर। ये इंडिया और भारत की बात संविधान में हमारे है। तो ये सेटल मामला है, इसमें कोई बदलाव की कोई बात नहीं है। अब हमें ये समझने की जरूरत है कि ये बदलाव की बात की क्यों जा रही है। इंपॉर्टेंट ये है क्योंकि जो मामला ऑलरेडी सेटल है उस मामले जी को सर। अब उछालने की क्या जरूरत है। तो हम्म, आपको पता है कि राष्ट्र और राष्ट्रवादी होना दोनों बहुत अलग अलग बात है। बिल्कुल। बनाने के लिए जो है वो एक अलग, जो संविधान का प्रियम्बल है वो हमें बताता है कि हम इस भारत को कैसे राष्ट्र बनाएंगे। और राष्ट्रवादी होने का मतलब आप समझ रहे हैं कि वो एक नारा लगाना, भारत माता की जय, वो यस राष्ट्रवादी सर। कहलाता है। वंदे मातरम कहलवाना, वो भारत माता मतलब अपने को राष्ट्रवादी समझता है। और ऐसी बातों को बिलीव करना जो वो कभी न वो उसने पढ़ा है, न सुना है, न देखा है, न समझा है। जैसे वेद जी सर। पुराणों को बहुत ज्ञान का भंडार मानना। किसी ने वेद भले से न पढ़ा हो लेकिन उसको ज्ञान का भंडार मानता है और जी उसको मानता है कि सारा विज्ञान यहीं से निकला है। और ठीक। इस देश की जो दुर्दशा है उसका कारण क्या है वो कभी नहीं पता करता है। जी तो एक बड़ी डिबेट है इस देश में कि इंडिया का क्या मतलब है और भारत का क्या मतलब है। और एक जी कॉमन, आप अगर अंडरस्टैंडिंग देखेंगे हमारे देश के लोगों की, तो जो सूट बूट टाई और शहरों में रहता है बड़ा मॉडर्न दिखता है, या शहर जी सर। जिसमें चकाचौंध है, जिसमें जी सर। मॉडर्नाइजेशन है, गुड, जो अच्छी जो है सिविक सिविक सोसाइटी है, अच्छी फैसिलिटी जहाँ मिलती है, चाहे एजुकेशन की हो, चाहे हेल्थ की हो, चाहे इंफ्रास्ट्रक्चर की हो, तो जी हमारे सर। दिमाग में आता है कि ये इंडिया है। हम जी उसको क्या करते हैं,
एक कॉमन अंडरस्टैंडिंग ये है कि उसको इंडिया के रूप में जानते हैं। और बिल्कुल भारत की बिल्कुल क्या एक समझ है कि जहाँ लोग पिछड़े हैं, जहाँ जाति का सिस्टम काम करता है, जहाँ कोई स्वास्थ्य सुविधाएं नहीं है, जहाँ जी कोई स्कूल नहीं है, जहाँ कोई सिविलाइज कल्चर नहीं है, लोग प्रिमिटिव की तरह तरीके से रहते हैं। तो ये एक रिप्रेजेंटेशन है इस देश में। दूसरा कि इस तरह की भी सोसाइटी इस देश में है, लोग उसको जनरली भारत नाम से रिप्रेजेंट करते हैं कि भाई ये लोग भारत जी के गांव में रहने वाले लोग हैं। जी अब ये समझने की बात है कि इंडिया और भारत का डिबेट बेसिकली जो कॉमन अंडरस्टैंडिंग है, वो अगर कॉमन अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से भी समझें तो वो हमें किस दिशा में ले जाता है। अगर हम इंडिया कहते हैं, इसका मतलब है कि हम अपने आप को एडवांस, मॉडर्नाइज और जी जो बेटर प्रोग्रेसिव फैसिलिटी दिखाने की। है, जो जी प्रोग्रेसिव, जो जी हाई लिविंग इन स्टैंडर्ड है, उसके साथ हम बात करते हैं। और जी जी दूसरा, जब हम भारत कहते हैं तो हम हर चीज में संतुष्ट हैं। हम अपनी कुव्यवस्था में भी संतुष्ट हैं। हमारे यहाँ जाति की व्यवस्था है, हम उसमें भी खुश हैं। हम ऐसा बिल्कुल बताना चाहते हैं। और ये जो राष्ट्रवादी हैं, जो भारत माता की जय को राष्ट्रवाद बोलते हैं, अब इनकी मनोस्थिति समझना है। क्योंकि ये पिछले 10 सालों से इस देश में हुकूमत कर रहे हैं, और पिछले 10 सालों में इन्होंने देश को दिया क्या है। जी अगर आप नौकरियों के मामले में इनका थोड़ा असेसमेंट करें तो इन्होंने नौकरियां ली हैं, नौकरियां दी नहीं है। जी इन्होंने जो एसेट क्रिएट करने की बात है, जैसे पीएसयू बनाने की बात है, हम्म जो बड़े पैमाने पे इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने की बात है, या कंपनी बनाने की बात है, तो इन्होंने कंपनी बनाया नहीं है। इन्होंने कंपनी बेचा है, या उसको क्या है, जी कॉन्ट्रैक्ट पे दिया है, लीज पे दिया है। सर उस अगर मुद्दे पे भी हम आएंगे। एक बड़ी मजे की बात मुझे आपकी बात से याद आ गई, क्योंकि जिस तरीके से देखा जाए, अगर कांग्रेस की बात की जाए तो कांग्रेस ने एक बड़ी मुहिम चलाई पिछले देखा जाए कुछ दिनों में, भारत जोड़ो यात्रा करके एक यात्रा शुरू की। वहीं पे अगर बीजेपी की बात की जाए तो उसने स्किल इंडिया करके एक प्रोग्राम, कई सारे प्रोग्राम उसने शुरू किया। हालांकि अगर एक राजपत्र आता है जहां पर प्रेसिडेंट ऑफ भारत लिख दिया जाता है, तो वहां पर कांग्रेस भारत शब्द को लेकर उछल कूद उधर के नेताओं में शुरू हो जाती है। वहीं जब से इंडिया गठबंधन करके ये विपक्षी दलों का एक गठबंधन बनता है, और उस पे जिस तरीके से बीजेपी की तरफ से उछल कूद हो रही है। हालांकि मजे की बात है, पूर्व में ये दोनों पार्टियों ने भारत और इंडिया शब्द को इस्तेमाल कर उसका अपनी कई सारी अपनी राजनीतिक बयानबाजी भी की है, कई सारे प्रोग्राम्स भी शुरू किए हैं। तो अब जो इस राजनीति पर, इन शब्दों पर राजनीति करके ये पार्टियां साबित क्या करना चाहती है, अशोक अज्ञानी सर? देखिए, ये पूरी तरह से नूरा कुश्ती है और इनका पूरा जो टारगेट है वो बहुजन राजनीति है। जैसे भारत छोड़ो यात्रा की राहुल गांधी जी ने, मगर जी सर। उन्होंने अपने भाषण में कभी भारत नहीं कहा। वो हिंदुस्तान हिंदुस्तान ही चिल्लाते हैं आज भी। हिंदुस्तान, राहुल गांधी का एक भाषण मुझे बता दो जिसमें हमारे देश के नाम को वो भारत बोलता हो। वो जी हिंदुस्तान हिंदुस्तान चिल्लाता है। और ये जो इनकी नूरा कुश्ती है, जैसे इन्होंने बताया था मेक इन इंडिया और स्टार्टअप इंडिया, ये सब दिए थे इन्होंने अपने, जो अभी गुलामी का प्रतीक मान रहे हैं इस नाम को। और जो अपने मनुवादी जनेऊधारी राहुल गांधी हैं, उन्होंने उसको भारत के नाम पर तो भारत जोड़ो यात्रा की, मगर हिंदुस्तान हिंदुस्तान चिल्लाते रहे। और इनका टारगेट है सिर्फ और सिर्फ बहन कुमारी मायावती, क्योंकि इनको जी पता है कि अगर इसके यहाँ पर अगर कोई ये इनको शिकस्त दे सकता है, इन दोनों पार्टियों को, इन सारे मनुवादियों को, तो सिर्फ और सिर्फ बहुजन समाज पार्टी है। और उस बहुजन समाज पार्टी को दरकिनार करने के लिए हर तरीके से उसको पिक्चर में ना आने देना, उसके प्रचार प्रसार को ना दिखाना, उसके बारे में चर्चा नहीं होनी चाहिए पब्लिक डोमेन में, उन सबको, और उसको हल्के में करना और उसके ऊपर इल्जाम लगाना कि ये बीजेपी की भी पार्टी है, ये फलाना है, किसको मदद करेगी, बिकी हुई है, डरी हुई है, फलाना है, इस तरीके से करना। तो ये सारा का सारा टारगेट, ये पूरी की पूरी, जब जब भी बहन जी कुमारी मायावती का जब जब भी वो मीडिया के अंदर वो नाम आता है, जैसे कि अभी पूरा का पूरा बहन जी के ऊपर और बीएसपी का पूरा सोशल मीडिया, पूरा मीडिया भरा पड़ा उन तमाम चीजों से ध्यान हटाने के लिए, भटकाने के लिए और अपनी नाकामियों को छुपाने के लिए। और 3 दिन इस देश के लोगों को कुछ तो देना है ना, क्योंकि वो घरों में बंद बिल्कुल रहेंगे तो उनको टीवी पे, सोशल मीडिया पे, अब ये अमिताभ बच्चन या सहवाग, ये इस तरह के लोग जब ये करेंगे तो उसके ऊपर सारे चर्चा में हो जाएंगे। वो अपनी भूख प्यास तकलीफ रोजगार सब भूल जाएंगे, तब तक 3 दिन इनके निकल जाएंगे।
और फिर ये उसको कर देंगे। बहुत भारी षड्यंत्र है और ये तो मनुवादियों, क्या और देखिए जैसा कि अभिषेक जी ने कहा, अज्ञानी सर, देखिए देखिए अज्ञानी सर, क्या एक बात ये कहा सुनिए, जा एक बात सकता है? सुनिए, बिल्कुल बिल्कुल। एक बात सुनिए, ये किसी भी जी हालत में जब तक संविधान संशोधन नहीं होगा, इनका बाप भी नहीं चेंज कर सकता उसके नाम को, चाहे कोई भी बके, कोई भी भौंकता रहे। संविधान संशोधन का एक तरीका होता है, जब तक वो प्रॉपर तरीके से उसमें लाएंगे नहीं। और इन्होंने, इनका एक एक चेले ने, एक मनु के चेले ने एक वहां पर वो पीआईएल लगा रखी है सुप्रीम कोर्ट में कि भारत जी के संविधान से इंडिया शब्द को हटाया जाए, ठीक है ना। जी तो इस तरह से ये तमाम चीजें कर रहे हैं, लेकिन हमारे भी वकीलों को इनके खिलाफ पीआईएल लगातार दाखिल करनी चाहिए, बावजूद इसके कि सुप्रीम कोर्ट जानबूझ करके, हाई कोर्ट पीआईएल जो लगाते हैं दूसरे पक्ष, इन इन मनुवादियों से अलग, उनके ऊपर वो जुर्माने लगा देते हैं। कोई बात नहीं, चंदा मांग के करेंगे, मगर इनको भी, जो भी ये काम करें उन सबके विरुद्ध पीआईएल लगनी चाहिए। इनको वहां जी पर सुप्रीम कोर्ट का जो आर्टिकल 32 है, जो बाबा साहब को सबसे ज्यादा प्रिय था, तो वो हमें इस्तेमाल करना है। सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्टों में लगातार पीआईएल, इनके हर पॉलिसी, कार्यक्रम, हर काम के खिलाफ हमारे बहुत सारे वकील हैं। लगाओ भाई, 50,000 लाख जी रुपए पेनल्टी लगाएंगे ना, कोई बात नहीं, भर देंगे चंदा लेके, मगर इनके जी विरुद्ध बिल्कुल। लगातार पीआईएल इनके विरुद्ध होनी चाहिए। क्योंकि जब तक हम इनको काउंटर नहीं करेंगे, जब तक हम बिल्कुल पिच पे, फ्रंट फुट पे नहीं खेलेंगे, डिफेंसिव रहेंगे, तब तक ये हमें हल्के में लेते रहेंगे। जी सर, जिस तरीके से, अगर क्या आप ये बात कह सकते हैं कि बीजेपी की तरफ से एक झुनझुना दिया जाता है और जो अन्य जो राजनीतिक विपक्षी पार्टियां हैं उसको बजाना शुरू कर देती हैं, ऐसा करके। जो अभिषेक सर, आपसे वही सेम सवाल रहेगा। क्या जिस तरीके से ये पूर्व में इन लोगों ने नाम का इस्तेमाल किया, इंडिया का नाम, भी नाम का इस्तेमाल किया, और भारत का अलग अलग, तो अब ये राजनीति इस नाम पर क्यों कर रही है? क्या कि राजनीति में ये इन नामों को लेकर राजनीति करके क्या साबित करना चाहती है सर? देखिए, मनुवादी लोग हैं ना, उनके शास्त्रों में एक बात कही गई है कि वचनम किम कराती। इसका संस्कृत में है ये वचनम किम कराती। उसका जो हिंदी में मतलब होता है वो ये होता है कि कहने में क्या जाता है। जैसे जी हम किसी को कुछ भी कहते, कि हम किसी को कुछ भी कहते हैं तो वो आदमी खुश हो जाता है। अच्छी बात बोलते हैं तो वो खुश हो जाता है, बुरी बात बोलते हैं तो परेशान हो जाता है। जी जी तो मनुवाद भी क्या है, ये इसका जो प्रिंसिपल है ना, ये इसका जो बहुत इनबिल्ट प्रिंसिपल है वो क्या है कि जी असफलताओं को छुपाने के लिए हमें क्या करना है कि हमें कोई ना कोई शिगुफा लोगों के बीच में डालना है, क्योंकि लोग क्या है ना उस शिगुफे पे चर्चा करें कि भाई ये शिगुफा जो है वो अच्छा है, बुरा है, क्या है नहीं है। तो ये आपको पता है कि जो बीजेपी है वो मनुवाद की सबसे जो एग्रेसिव, जो मनुवाद का जो सबसे एग्रेसिव विंग है वो उसका नेतृत्व करती है। अब वो 10 साल से सत्ता में है। उसने राष्ट्रवाद के नाम पे बड़े बड़े वादे किए कि हम काला धन विदेशों में जमा है वो लेके आएंगे, हम जो है महंगाई कम कर देंगे, हम जो है 2 करोड़ नौकरियां दे देंगे 1 साल में। ये सारे वादे हम, अगर आप देखें महिला सुरक्षा करेंगे। आपको पता है कि हमारे देश की जो नेशनल इंटरनेशनल एथलीट्स हैं उनके साथ किस तरह का व्यवहार हुआ। तो अब जनता के बीच में जाना है, जो इन्होंने अपना मैनिफेस्टो दिया था, अगर वो जी मैनिफेस्टो जनता उस पर डिस्कस करने लगेगी तो ये क्या बोल पाएंगे। तो जी बिल्कुल। इसलिए जनता को कैसे, उसका दिमाग को कैसे हम दूसरी तरफ डाइवर्ट करें, इसलिए उनको कुछ नहीं तो इंडिया और भारत का ही डिबेट दे दिया जाए कि भाई आप इसी पे बिल्कुल बिल्कुल। थोड़ा बात करो। इससे जी किसी का पेट नहीं चलता है, इसके किसी का रोजगार नहीं मिलता है, इससे कोई ऐसा काम नहीं होता है जो इस देश के लोगों के हित में कोई परिवर्तन करे। एक लेकिन मिनट सर, अज्ञानी जी का एक सवाल ले लेते हैं, बाइट जी सर। देखिए, मैं इसी में जोड़ रहा था अभिषेक साहब के इसी में, क्योंकि आज ही इन्होंने, जो जी न्यूज का जो मालिक है चंद्रा, हाँ सर। सुभाष हाँ चंद्रा, उसके हाँ 5,000 करोड़ रुपए माफ किए इन्होंने। जी उस पे जैसे ही डिबेट शुरू होनी हुई, तुरंत इन्होंने इंडिया भारत का ये शोषा जी छोड़ दिया, और लोग अब सुभाष चंद्रा की बात ही नहीं कर रहे हैं। एक एक जी डिफॉल्टर के 5,000 करोड़ रुपए आज ही माफ करे इन्होंने। और जी दूसरी बात ये, हाँ तो मैं इसको, हाँ प्लीज कंटिन्यू सर, मैं सिर्फ ये जोड़ना चाह रहा हूँ। जी सर, अभिषेक सर, इसी आपके इस सवाल के साथ ही मैं एक सवाल और ऐड करना चाहूं, क्योंकि आप कानूनी मामलों के जानकार हैं और
जिस तरीके से संविधान के पहले अनुच्छेद में जिस तरीके से अंकित है इंडिया दैट इज भारत, तो क्या ये जो राजनीतिक पार्टियां जो भारत के नाम को लेकर चेंज करने को लेकर जो बातें कर रही हैं, या फिर बात किया जाए क्या ये नाम चेंज हो सकता है, या ये जो बातें कर रही हैं पार्टियां क्या ये असंवैधानिक बातें कर रही हैं, तो क्या ये पार्टियां संविधान विरोधी कृत्य में है, या फिर ये नाम चेंज हो सकता है? इस पर आपका क्या रहेगा सर? देखिए, पार्लियामेंट को जो है आर्टिकल 368 में पावर है कि वो, हालांकि केशवानंद भारती के केस में माननीय सुप्रीम न्यायालय कोर्ट ने जो है इस बात को सेटल किया है कि संविधान का जो बेसिक स्ट्रक्चर है उसमें कोई परिवर्तन नहीं हो सकता है, बाकी हर जगह परिवर्तन किया जा सकता है। और आर्टिकल 1 के नाम की बात है तो वो अभी बेसिक स्ट्रक्चर का जो प्रिंसिपल है वो सुप्रीम कोर्ट को टेस्ट करना है कि वो बेसिक स्ट्रक्चर में है नाम या बेसिक स्ट्रक्चर के बाहर है। अगर वो बेसिक स्ट्रक्चर में कवर करेगा तो इसको बदलना जो है किसी भी सरकार के बस की बात नहीं है। अगर वो बेसिक स्ट्रक्चर के बाहर की बात आएगी तो इसको बदला जा सकता है। तो इस हिसाब से अगर संविधान के हिसाब से देखें तो आर्टिकल 1 से लेके जो है 12 तक या 11 तक वो फंडामेंटल पार्ट नहीं है, तो उसमें संशोधन किया जा सकता है। तो ये पार्टियां कर सकती हैं, लेकिन वही बात है कि इसके पीछे उनका जो पर्पज है वो लोगों को समझाना ज्यादा जरूरी है। जी सर, जैसे बात की जाए, मैं अज्ञानी सर एक बात बोल देता हूं, तो क्या ये राजनीतिक जो पार्टियां जो अलग अलग सिगूफे छोड़ती हैं समय समय पर, क्या ये भारत देश की राजनीति में जो असल मुद्दे होने चाहिए, शिक्षा, स्वास्थ्य, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, क्या इनसे आम जनता का ध्यान भटका कर सिर्फ इनको, जिस तरीके से मैंने शुरुआती दौर में कहा कि क्या सिर्फ एक झुंझुना दे देती हैं जिसको ये राजनीतिक पार्टियां बजाती रहें और जनता के हकों की हकमारी करती रहें? क्या मानना है नहीं, आप लोगों का? इसके अलावा ये टेस्ट भी करते हैं कि करंट कितना है, जो दूसरे पक्ष के लोग हैं उनमें कुछ जान है भी या नहीं है, कि हम कुछ करेंगे तो ये क्या उसमें ओपिनियन आएगा, किस तरह के उसमें वो दूसरे पक्ष के लोग उसमें करेंगे। लेकिन ये देखिए, नाम तो कांग्रेस पहले ही बदल चुकी है, हिंदुस्तान इसका नाम कर दिया है। वो पहले औपचारिक रूप से उनका जो युवराज है वो राहुल गांधी कभी इसको नहीं बोलता, और लेफ्ट के लोग जो हैं, लेफ्ट पार्टियों के लोग कभी भी इंडिया भारत नहीं बोलते हैं। आपने देखा हो, इंडिया तो कभी बोल दें, मगर वो हमेशा हिंदुस्तान चिल्लाते हैं। जबकि आपने देखा होगा कि पुराने लोग जो थे नेता, एक मिनट, जो सिंध के इस तरफ के लोग थे, वो उन सबको हिंद यानी भारतीय उपमहाद्वीप का ये जो पूरा वो था, हिंद इसको कहा जाता था पारसी में या वो दूसरी भाषा में। तो हिंदुस्तान है, ना कि हिंदुस्तान। तो इन्होंने एक हिंदू राष्ट्र बनाना चाहता है बीजेपी, और एक कांग्रेस जो है इसको हिंदुस्तान बना दिया उसने। तो इसीलिए तमाम चीजें हैं। तो ये टेस्टिंग भी होती है इनकी। लेकिन एक बात हमें समझनी चाहिए कि हमें ना सबको मिलकर के तो ये तो करना ही करना है, लेकिन हमें अपने पॉलिटिकल जो अपना दल है या पॉलिटिकल मूवमेंट को हमें शक्ति देने के लिए भी हमें इंडिविजुअल रूप से हमें सबको काम करना चाहिए, क्योंकि हम देखिए शासन सत्ता से सर, आपकी बात से एक बात मुझे ध्यान, एक सवाल मेरे में आ गया है ध्यान, तो मैं उस पे आप लोगों का ये अंतिम सवाल भी रहेगा और दोनों लोगों से आपका उस पे पक्ष जानना चाहूंगा। जिस तरीके से भारत देश के अंदर बहुजन राजनीति की बात की जाए या बीएसपी की राजनीति की बात की जाए, तो हमेशा ये राजनीति संवैधानिक दायरे में रहकर संविधान के अनुरूप राजनीति करने के लिए बहुजन राजनीति और बीएसपी की राजनीति जानी जाती है। तो इस मामले पे बहुजन राजनीति या बीएसपी की राजनीति का क्या स्टैंड रहेगा? अशोक अज्ञानी। देखिए बिल्कुल हम संविधान को मानने वाले लोग हैं, हम बाबा साहब को मानने वाले लोग हैं, जो संविधान के आधार अनुसार जो डेमोक्रेसी लोकतांत्रिक तरीके से इस देश में चुनाव का सिस्टम है, और उसमें हर एक पॉलिटिकल पार्टी को अपने हिसाब से प्रचार प्रसार करके कानूनी संवैधानिक तरीके से वोट लेकर के और सत्ता में आने का जो कवायद है उसी पर हम काम करेंगे। क्योंकि हम इस देश के संविधान की एक एक अक्षरश है, हम उसको पालना करना चाहते हैं, अक्षरश है उसको लागू करना चाहते हैं, और उसको मानते हैं, अक्षरश मानते हैं। क्योंकि हम जब ये देखते हैं ये वायलेशन कर रहे हैं, बहुजन जो लोग हैं हम ही आकर के इसमें इनका विरोध करते हैं बड़े पैमाने पर, तो ये इसमें तो कोई दो राय नहीं है कि हम संविधान अनुसार ही इस देश में सत्ता कायम करेंगे।
और वो होगी, हर हालत में होगी और 2024 में ही होगी। ये जितने भी देखिए कांग्रेस ने 100 से ज्यादा अमेंडमेंट, गैर जरूरी अमेंडमेंट इस देश के संविधान में किए। इस देश के संविधान को तो खोखला कांग्रेस ने ही कर दिया। और बचा कुचा जो है, क्योंकि वो कांग्रेस जो इन मनुवादियों की जो बड़ी टीम है, इसको आरएसएस को स्थापित करने वाली कांग्रेस है, उसकी ए टीम, सबसे बड़ी ए टीम कांग्रेस है इन आरएसएस की। और जो कांग्रेस ने इस देश के संविधान को जितना भारी नुकसान पहुंचाया है, शायद ही किसी ने पहुंचाया हो। एक कानून है 1885 का, जिसको टेलीग्राफ एक्ट कहते हैं। जब मैं आदिवासियों के केस लड़ता हूँ, उनकी जमीनें छीनी जाती है उस एक्ट के तहत, तो वो उसको जब मैं कलेक्टर के या उसके पास जाता हूँ इलाकों में, तो वो जो शेड्यूल एरिया है वहां पर भी एससी एसटी या जो फॉरेस्ट एक्ट है उसको नहीं मानते हैं। वो उसी 1885 के कानून से उनकी जमीनें छीन के और उनको वहां पर अपना वो लगा देते हैं, प्लान लगा देते हैं, सरकारें छीन लेती हैं। तो तब इनको गुलामी का एहसास नहीं होता। अब मैं इसमें एंड में ये कहूंगा बस अपना वक्तव्य करते हुए कि हमें अपनी पॉलिटिक्स जी को मजबूत करनी है। 2024 में बहन जी को ला करके जो भी इन्होंने गड़बड़ घोटाले करे हैं पिछले 78-77 सालों में, कांग्रेस और ये बीजेपी ने जितनी भी सरकारों ने केंद्र में आकर के, उस सबको ठीक करेगी बहन जी। तमाम संविधान को अक्षर से, जो पुराना हमारा संविधान था 26 जनवरी 1950 का, उसको रिइंस्टेट करेंगे हम सत्ता में आके, क्योंकि राजनीति सत्ता की चाबी होती है। और हम उसको ठीक करके जितने अमेंडमेंट थे सबको कैंसिल करेंगे और पूरे संविधान को एज इट इज करके दोबारा लागू करेंगे। क्योंकि कोई भी अमेंडमेंट बिना उसके उसको व्यवहार में लाए, अमल में लाए, उसके अनुभवों को, अच्छे जो अनुभव हैं, बुरे अनुभव हैं, कोई रिपोर्ट तैयार होकर के जब तक उस पे जनता अपनी राय ना दे उसके, तब तक उसको ना तो अमेंडमेंट किया जाना चाहिए। लेकिन कांग्रेस ने सारी चीजें खत्म की। अब मैं जो जैसे अमिताभ बच्चन जैसे लोग या ये जो अपना सहवाग जैसे लोग, इनको जी और कहूंगा अपना वाइंड अप करते हुए अपने स्टेटमेंट को, कि ये जो बिजली है, टेलीफोन है, रेल है, हवाई जहाज है, बस है और जो वाहन जी कारों में आप चलते हो, ये सारे भैया अंग्रेजों के दिए हुए हैं। ये जब अंग्रेज जी आए, तमाम चीजें इन्होंने दी हैं यहाँ पर। तो कृपया करके इनको बंद करके झोंपड़े में आओ और उस बैलगाड़ी में चलो और अपने वो लंगोटी बांधो। तब जा करके कहना कि इंडिया शब्द से तुम्हें गुलामी का बू आती है। आनंद इन सब चीजों के लोगे। और जो इंडिया शब्द, जो भारत, इंडिया, जो संविधान के अंदर एक भी शब्द है, जो संविधान के तो इनके नाम से इनके अंदर खून खोलने लगता है ना, तो उस संविधान को बिल्कुल कैसे नुकसान पहुंचाया जाए, उसके लिए भौंकते रहोगे टीवी पे आकर के और ट्वीट करोगे। जी तो इसलिए भौंकना बंद करो और ये सब चीजें पहले छोड़ो। और पहले उसके बाद फिर आकर के सुविधाएं छोड़ो जो अंग्रेजों ने दी हैं तुम्हें, जिसके आनंद लूट रहे हो, अरबों खरबों कमाए। और उसके पहले आ जाओ सड़क पे और झोंपड़ों में आ जाओ, बिना लाइट के आ जाओ और चलो पैदल या जो उनमें बैलगाड़ियों में। उसके बाद इंडिया शब्द के विरुद्ध अपनी ये जबान खोलना। जी जिस तरीके से अज्ञानी सर ने क्लियर कर दिया है कि अगर बसपा की सरकार आती है तो संविधान को वो अक्षरशः लागू करवाया जाएगा। वहीं अगर अभिषेक सर आपसे भी इस मुद्दे पे अगर बात करी जाए तो जिस तरीके से हम बात कर रहे थे कि बहुजन राजनीति हमेशा या बसपा की राजनीति अगर हम देखते हैं तो हमेशा संवैधानिक दायरे में रहकर संविधान के अनुसार ही राजनीति करती है और आने वाली जो उसके शासनकाल में जो योजनाएं लागू की जाती हैं वो भी एक संविधान के दायरे में रहकर संवैधानिक तरीके से सारी चीजें की जाती हैं। तो ये जो जब से ये शगुफा शुरू हुआ है इंडिया और भारत के नाम को लेकर जिस तरीके से मामला चल रहा है, उस मामले पर बहुजन राजनीति या बीएसपी का स्टैंड क्या होगा सर? जी अनुज जी, ऐसा है ना कि ये शगुफा जो है, जो मनुवादी लोग हैं, जिसके बारे में बहन जी बार बार कहती हैं कि मनुवादी लोग चुनाव में या राजनीतिक सत्ता हासिल करने के लिए उनका जो मैकेनिज्म क्या है, वो तो किस विधि का इस्तेमाल करते हैं, तो जी वो बहुत सिंपल शब्दों में बताती हैं। साम, दाम, दंड, भेद, छल, कपट, जी ये उनके क्या है, तरीके हैं जिसके माध्यम से वो बहुजनों को क्या करते हैं, छलते हैं, उसके साथ सामदान दंड भेद करते हैं और उनका जो हक हकूक है वो लूटते हैं, चाहे वो वोट के रूप में हो, चाहे संवैधानिक अधिकारों के रूप में। जी सबसे इसके बाद जो जरूरी बात समझने की है ना, कि हम लोग पैदा होते हैं तो हम जिस कल्चर में पैदा होते हैं वो कल्चर जाति का कल्चर है। जी लेकिन इस देश का जो संविधान है वो जाति के कल्चर को खत्म करता है और बिल्कुल वो
कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी डेवलप करता है, संवैधानिक जो है मोरालिटी डेवलप करने की बात करता है। मसलन कि व्यक्ति के अंदर जो भाव होने चाहिए वो बराबरी के होने चाहिए, कि भाई हम बराबरी के साथ रहेंगे। आजादी के होने चाहिए कि हम आजाद खुद भी रहेंगे और दूसरों के भी आजादी का सम्मान करेंगे। समाज में जो है हर तरह की बराबरी हम महसूस करेंगे। तो ये जो संविधान की मोरालिटी है और जो जाति की व्यवस्था है, ये दोनों में बहुत बड़ा विरोधाभास है। एक तरफ हम बचपन से ही हम ऐसे सिस्टम में तैयार हो रहे हैं, हमारा मनोविज्ञान ऐसे सिस्टम से, जाति के सिस्टम से तैयार हो रहा है जो संविधान की जो मोरालिटी है उसके खिलाफ है। और आपको पता है कि जो मनुवादी लोग हैं वो जो उनको जो वो जाति की व्यवस्था के बेनिफिशरीज है, यानी कि जो गैर बराबरी की व्यवस्था है उसके बेनिफिशरीज है। उनकी जो कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी है वो इसलिए कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी को डिनाई करते हैं क्योंकि उससे उनको समाज में भाईचारा बनाना पड़ेगा, लोगों के साथ समानता का व्यवहार करना पड़ेगा, जो लोगों के जो लोगों का जो दिनचर्या है उसमें एक आम आदमी की फीलिंग होगी। तो वो ये ऐसा नहीं चाहते, इसलिए वो क्या है, सत्ता को हासिल करने के लिए हमेशा साम दाम दंड भेद छल कपट का इस्तेमाल करते हैं। और आपको पता है कि बहुजन समाज पार्टी एक शब्द बोलती है कि हम कैडर देते हैं। कैडर का मतलब क्या होता है? कैडर का मतलब होता है कि टू कन्वर्ट, टू ट्रांसफॉर्म एन इंडिविजुअल इनटू इंटेलेक्चुअल। हमारे लोग बेचारे, उनको शिक्षा से वंचित रखा गया है, तो वो इंटेलेक्चुअल कैसे बनेंगे? तो कैडर के माध्यम से उनको क्या है, इंटेलेक्चुअल बनाया जाता है, संविधान के बारे में जागरूक किया जाता है। और उनको पता है कि जितनी संविधान के बारे में जागरूकता बढ़ेगी उतना ही इस देश के जो बहुजन हैं वो अपने हक अधिकारों के लिए ज्यादा अवेयर होंगे। वो अपने राजनीतिक अधिकारों के बारे में जब ज्यादा अवेयर होंगे तो वो राजनीतिक सत्ता भी वो क्या है अपने कब्जे में लेंगे। इसीलिए बहुजन समाज पार्टी का निर्माण किया गया है। आपको पता है कि बहुजन समाज पार्टी के पीछे जो सिद्धांत मान्यवर साहब ने बताया कि दोज हु अपोज सक्सेसफुली विल बी रिक्वायर्ड टू प्रपोज, कि अगर हम मनुवादियों को गलत बताते हैं तो हम बहुजन समाज पार्टी इसलिए बनाए हैं क्योंकि हम बता सके कि संविधान सही कैसे है। और जब बहन जी हुकूमत करती है तो लोगों को महसूस होता है कि इस संविधान में हमें बराबरी का हक है, कानून के समक्ष क्षमता है हमारे। लोग ऐसा महसूस करते हैं। लोग, जो आप अभी नीतियों की बात कर रहे थे, योजनाओं की बात कर रहे थे, योजनाओं के माध्यम से लोगों को पता चलता है कि वो गरीबी से कैसे बाहर आ गए। जैसे बहन जी ने करीब 80 लाख फ्लैट्स बना के जो है गरीब शहरी गरीबों को दिया, जो जमीनें बांटी, तो लोगों को क्या है कि तब वो संविधान की ताकत महसूस होती है। तो बहुजन समाज पार्टी हमेशा एक बहुत पॉजिटिव, प्रोग्रेसिव और खास करके वो जो कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी है जिसकी नींव जो है महात्मा बुद्ध ने, महात्मा कबीर ने, संत रविदास ने, महात्मा फूले ने, छत्रपति साहू महाराज ने, बाबा साहब अम्बेडकर ने, मान्यवर साहब ने रखी है, उसको क्या है लोगों को जोड़ने का उससे काम करती है, एक नया डायनेमिक समाज बनाने की कोशिश करती है। तो बहुजन समाज पार्टी का जो कंट्रीब्यूशन है इस देश में वो बहुत ही अमूल्य है। जो बहुजन लीडर हैं इस देश में, उनका जो कंट्रीब्यूशन है खास करके नेशन बिल्डिंग में, उसकी तुलना हम कभी भी किसी भी मनुवादी लीडर से नहीं कर सकते हैं, चाहे वो गांधी ही क्यों ना। तो इस लिहाज से जो है, जो बहुजन समाज की राजनीति है वो बहुत ही सकारात्मक है और लोगों के जो समस्याएं हैं उससे बाहर उसको निकालने का काम करती है। तो ये जो मनुवादी व्यवस्था है वो लोगों को समस्याओं में रखना चाहती है और ये समस्याओं में रखने के लिए इस तरह का शिगुफा वो इस्तेमाल करती है। तो इसलिए मेरा लोगों से अनुरोध है आपके माध्यम से कि हमें बहुजन समाज पार्टी का जो तरीका है हमें उस पर विश्वास रखना चाहिए, हमें उस पर थोड़ा धैर्य रखना चाहिए, क्योंकि हमने उत्तर प्रदेश का जो अनुभव देखा है वो अनुभव पूरे देश में भी किया जा सकता है अगर हम बहुजन समाज पार्टी के नीतियों के साथ जाएं। अगर हम अपने बहुजन समाज पार्टी को अपने वोट के माध्यम से, अगर हमारे पास जो कुछ भी है, मनी, अगर हमारे पास कुछ मनी है, अगर हमारे पास टैलेंट है, अगर हमारे पास टाइम है, इसके अलावा हमारे पास वोट है, अगर हम बहुजन समाज पार्टी को वोट भी दान देते हैं तब भी हम इस देश में मनुवादियों का षड्यंत्र बेनकाब कर सकते हैं और बहुजन समाज और इस देश को एक
राष्ट्र के रूप में विकसित कर सकते हैं बहुजन तो समाज पार्टी के सर माध्यम यहाँ से। पे एक बड़ी बात जो है जो बहुजन समाज के लोग जो ये देखना चाहते हैं, जो बीएसपी के पक्ष में है या कुछ बीजेपी के पक्ष में है या कुछ इंडिया के पक्ष में है, तो वो बहन मायावती जी के शासन को देख सकते हैं कि उनका शासन काल कैसा रहा और उनके शासनकाल में उनकी स्थिति में क्या सुधार आया और किस तरीके से उनका प्रोग्रेस हुआ। और उसी तरीके से बिल्कुल अगर कांग्रेस शासित प्रदेशों में वो कांग्रेस का राज देखना चाहें कि आने वाले समय में अगर इंडिया गठबंधन जीतता है तो उसके शासनकाल में हमारी यानी बहुजन समाज की स्थिति क्या होगी, तो बहुजन समाज की स्थिति को देखने के लिए वो राजस्थान जैसे राज्य में कांग्रेस की राज्य सरकार को देख सकता है, वहां पे क्या स्थिति है। वैसे ही अगर वो बीजेपी के शासनकाल में देखना चाहे तो मध्य प्रदेश से लेकर हरियाणा से लेकर तमाम ऐसी जगह हैं जहां पर वो अपनी स्थिति को देख सकता है कि किस तरीके से आने वाले समय में उनकी स्थिति रहने वाली है। तो बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका, आप लोग हमारे चैनल पर जुड़े और तमाम तरीके की जो आपने अपनी बातें रखी उसके लिए आपका बहुत बहुत आभार। शायद हमारे जो दर्शक होंगे उनके बहुत से ऐसे सवाल होंगे जो वो पूछना चाह रहे होंगे, वो काफी हद तक क्लियर हो गए होंगे। इसी के साथ साथ जिस तरीके से बात किया जाए, अशोक अज्ञानी सर ने हमारे साथ तमाम बातें रखी, उसके साथ साथ अभिषेक कुमार जी ने हमारे साथ तमाम बातें रखी, जिससे ये खास तौर पे क्लियर हो गया कि बहुजन समाज पार्टी या बहुजन राजनीति का स्टैंड आने वाले समय में क्या होगा। तो उन्होंने जिस तरीके से अशोक अज्ञानी सर जी ने बता दिया कि बहुजन समाज की अगर बहुजन समाज पार्टी की सरकार बनती है तो वो संविधान को अक्षरशः लागू करेंगे। उसी के साथ साथ जो हमारे अभिषेक कुमार जी थे उन्होंने भी खास तौर पे बता दिया कि जिस तरीके से बहन जी की 4 साल की सरकार रही और उसमें बहुजनों को तमाम जैसे 80 लाख फ्लैट की बात की उन्होंने, तमाम ऐसे जो ग्रामीण क्षेत्रों में अगर बात किया जाए तो बहन जी के तरफ से जो जमीनें आवंटित की गई जो भूमिहीनों को, तो तमाम तरीके की इस तरीके की जो राजनीति की जाएगी, ना कि ये नाम बदलने वाली और इस तरीके की तमाम राजनीति बहन जी नहीं करती हैं। वो संविधान के दायरे में रहकर, संवैधानिक दायरे में रहकर संविधान के अनुसार और संविधान को पूर्णतः लागू करने की राजनीति करती हैं। तो इस पूरे मुद्दे पर आपका क्या मानना है, कमेंट बॉक्स में अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा। बने रहिएगा नेशनल चौपाल के साथ। जय भीम, जय भारत।